सर से अजय सर में। और कैसे हैं बच्चों आप लोग, और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है तुरंत एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे। और बच्चों आई एम सॉरी, क्योंकि 12 जून को मेरा यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम था, जिसकी वजह से आपकी क्लासेस 2-3 दिन बंद रहीं। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी अब आपकी कोई भी क्लास बंद नहीं होने वाली है, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से एक बार आप लाइव आ जाएं और वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे। शेयर नहीं करेंगे वीडियो को बच्चों, क्योंकि सिर्फ उन्हीं बच्चों को ये लिंक दिया जाएगा जिन बच्चों ने एडमिशन ले रखा है, ठीक है। सभी को नहीं देना है बच्चों। सभी बच्चों के साथ लाइव आ जाएं और वीडियो को एक बार शेयर कर दें। सॉरी, शेयर नहीं करना है, सॉरी बच्चों, वीडियो को शेयर नहीं करना है, ठीक है। और आपकी पढ़ाई कैसी चली है तुरंत एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जीतू सिंह गुड इवनिंग, फराह गुड इवनिंग, अनिल कुमार जी गुड इवनिंग, हेम सिंह गुड इवनिंग, सोनम, देव कुमार, देव कुशवाहा, प्रियंका, सविता अर्चना, श्रद्धा, मंजीता, नीतू, अनीता, उमा, पूजा, बच्चों सभी को गुड इवनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है, तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न क्या है, आज का टॉपिक क्या है? पहले तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टॉपिक है गुप्तकाल। ठीक है बच्चों, गुप्तकाल आज हमारा टॉपिक है। और इसके मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी एमसीक्यूज बन पाएंगे हमने ऐड किए हैं बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं बिना देर के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, थानेश्वर में वर्धन वंश, जिसे हम पुष्यभूति वंश भी कहते हैं, की स्थापना किसने करी थी? कंफ्यूज नहीं होना है, पुष्यभूति वंश और वर्धन वंश दोनों एक ही है बच्चों। की स्थापना किसने करी थी? और इसका सबसे महान जो शासक थे बच्चों वो थे हर्षवर्धन। सबसे महान जिसके शासक थे वो हर्षवर्धन थे, जिन्होंने बच्चों गौड़ वंश के शासक, जिन्होंने गौड़ वंश के शासक शशांक को पराजित किया था। कौन शशांक? वही शशांक बच्चों जिन्होंने गौतम बुद्ध को जिस वृक्ष के नीचे, जिस बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, क्योंकि शशांक को बौद्ध धर्म बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो शशांक ने क्या किया कि बोधि वृक्ष को, जिस वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस वृक्ष को कटवाकर जमुना में फिकवा दिया, मतलब नदी में फिकवा दिया, और उसके बाद उसके जड़ों में आग लगवा दिया था बच्चों। ठीक है, इतनी नफरत थी इस शासक को। और इसी को परास्त किया था किसने? हर्षवर्धन वंश ने। और किस वंश का था हर्षवर्धन? तो पुष्यभूति अथवा वर्धन वंश का था। लेकिन इस वंश की स्थापना किसने करी थी बच्चों? तो इस वंश की स्थापना करी थी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट, पुष्यभूति वर्धन। पुष्यभूति वर्धन इसकी स्थापना करी थी और इन्हीं के नाम से पुष्यभूति वंश इस वंश का नाम पड़ा। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? वह अंतिम बौद्ध राजा एक राजा था बच्चों जो बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, और वह संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था बच्चों। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? और कोई डाउट हो बच्चों तो आप प्रश्न पूछ लेना मुझसे, कोई दिक्कत? जल्दी से बच्चों आंसर कर देंगे। जी उमा मैं ठीक हूं, आप लोग कैसे हैं बताएंगे? सविता सुनकर टेक केयर। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट, हर्षवर्धन है बच्चों। ठीक है, हर्षवर्धन संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से कौन सा शासक संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो हर्षवर्धन। किस वंश का था? तो पुष्यभूति वंश। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है बच्चों? बढ़िया प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, जल्दी से आंसर कर दें। और यूपी ट्रिपल एससी में तो मुझे लग रहा है 10 से 15 बार ये पूछा गया है। जल्दी से बच्चों आंसर कर देंगे। हर्षचरित की रचना किसके द्वारा की गई है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाणभट्ट के द्वारा बच्चों। बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित की रचना की गई है बच्चों। ठीक है, जिसमें वर्धन वंश के शासकों का उल्लेख और शासन से संबंधी जानकारी मिलती है। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था बच्चों? बहुत इजी प्रश्न है, जल्दी से आंसर कर दो। मेगास्थनीज बच्चों
चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त के समय में आता बच्चों। मेगस्नेत चंद्रगुप्त के समय में आता। ईस्ट सिंह 5वीं सदी में, ये लगभग बच्चों ह्वेनसांग के साथ ही आया था बच्चों। और फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। ठीक है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 का? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट, हर्षवर्धन। ठीक है, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, ईस्ट सिंह भी लगभग बच्चों ह्वेनसांग के इर्द गिर्द ही आया था, और मेगस्नीत चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? बढ़िया प्रश्न है, जल्दी से आंसर कर दो। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5 का डी। ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि बच्चों यह भी अशोक की तरह ही लिबरल थे, सभी धर्मों को समान संरक्षण दिया, लोगों के प्रति उनके हित में योजनाएं चलाए बच्चों। किस सम्राट के दरबारी थे? जल्दी से आंसर कर दो बच्चों। विक्रमादित्य। विक्रमादित्य मतलब बच्चों इनका दूसरा नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहते हैं। कुमारगुप्त जो गुप्त वंश के शासक थे, हर्षवर्धन जो वर्धन वंश के शासक थे, और कनिष्क बच्चों कुषाण वंश के शासक थे। अब आपको बताना है तुरंत बाणभट्ट के सम्राट के राज दरबारी थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन बच्चों। ठीक है, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी थे बच्चों। ठीक है, और हर्षचरित की रचना इन्होंने कर दी थी। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? प्रयाग, दिल्ली, कनौज या राजगृह? जल्दी से आंसर कर दो बच्चों। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों। ठीक है, थानेश्वर से इन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज स्थानांतरित करी थी। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चों कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख सकते हैं, कोई डाउट्स हो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चों, कहीं भी डाउट आपको लगे तुरंत हमसे पूछ लेना। ठीक है, ह्वेनसांग ने किसे शीलादित्य कहा है? शीलादित्य के उपनाम से किसे पुकारा है ह्वेनसांग ने? चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, अशोक को या हर्षवर्धन को? इजी प्रश्न में बच्चों, जल्दी से करो आंसर। ह्वेनसांग ने किसे शीलादित्य कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को बच्चों ह्वेनसांग ने शीलादित्य के उपनाम से पुकारा है। जो भी प्रश्न है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि हम टू द सिलेबस बच्चों पढ़ रहे हैं। ठीक है, टू द सिलेबस हम पढ़े तो आपके सिलेबस से क्वेश्चन बने हैं, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल बाहर से नहीं आने बच्चों, क्योंकि ऑलरेडी सिलेबस इतना बड़ा है कि बाहर से आने का कोई चांस ही नहीं बनता। आप अपने सिलेबस को ही कवर कर लो, आराम से 70+ नंबर आप ले सकते हो बच्चों। ठीक है, और 70+ अगर आपका आ गया तो फिर कोई टेंशन नहीं है। टेंशन तो 50 के बाद भी नहीं है, 50 भी आ जाता है तब भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? बंगाल का कौन सा शासक था जो हर्ष मतलब हर्षवर्धन के समकालीन था? हर्षवर्धन के समकालीन था। शशांक, ध्रुवसेन, पुलकेशियन द्वितीय या ऑप्शन डी भास्कर वर्मा? जल्दी से आंसर कर दो 9 का, और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट बच्चों, शशांक। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था बच्चों? जी जितेंद्र जी, बिल्कुल एग्जाम मेरा बहुत बढ़िया हुआ आप सबकी दुआ से। सुषमा एनम की क्लास बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। एक्चुअली एक और एग्जाम है मेरा बच्चों 19 को, MPPCS का। कोई बच्चा MP का है इसमें? कोई MP का है इसमें? मेरा सेंटर ग्वालियर गया है बच्चों, ग्वालियर मेरा गया है। किसी का कोई ग्वालियर का है बच्चों इसमें?
नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? लग रहा है कोई नहीं है एमपी का, और एमपी में भी ग्वालियर का होना चाहिए। ओ किस सपना आप हैं, लेकिन मेरा सेंटर एक्चुअली ग्वालियर गया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बच्चों। ठीक है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया? तो नर्मदा नदी के किनारे। पहला प्रश्न तो यही उठता है कि पुलकेशिन किस शासक ने हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो एकमात्र शासक है बच्चों पुलकेशिन द्वितीय, जिन्होंने, चालुक्य शासक थे ये, और इन्होंने मात्र एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने हर्षवर्धन को परास्त किया। बाकी सभी शासकों को हर्षवर्धन ने परास्त किया बच्चों। ठीक है, तो ये याद करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात की जिस शासक ने हर्षवर्धन को परास्त किया वो किस वंश का था? तो चालुक्य वंश का था। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आप सबको तो पता भी होगा। जल्दी से आंसर कर दो बच्चों। ओके सपना, आप छतरपुर से हैं। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 11 का बी, प्रयाग में बच्चों, यानी वर्तमान प्रयागराज में, यानी कि इलाहाबाद में अपनी धार्मिक सभा आयोजित किया करता था। कौन बच्चों? हर्षवर्धन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था बच्चों? वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र या कांची? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 12 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट। जब वेनसांग बच्चों भारत आया था उस समय सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मथुरा हुआ करता था सूती कपड़ों के लिए बच्चों। ठीक है, सूती कपड़ों के लिए। और बच्चों ये जान के आश्चर्य होगा आपको कि सबसे पहले विश्व में सबसे बड़े उत्पादक सूती कपड़ों के हम हुआ करते थे। वर्तमान में भी हमारा रैंक काफी अच्छा है सूती कपड़ों के उत्पादन में। एकमात्र भारत ऐसा बच्चों, देखो रेशम 5 प्रकार का होता है बच्चों। ठीक है, 5 प्रकार का रेशम होता है और भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पे 5 प्रकार के रेशम का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, नागानंद का रचनाकार कौन था? नागानंद का रचनाकार कौन था बच्चों? किताब है, इसके रचनाकार कौन थे? बाणभट्ट, हर्षवर्धन, भवभूति या भास? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट। नागानंद की रचना स्वयं हर्षवर्धन ने करी थी बच्चों। किसने करी थी? तो हर्षवर्धन ने करी थी। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहां कहां बच्चों? कनौज और प्रयाग में, प्रयाग व थानेश्वर में, थानेश्वर और बल्लभी में या बल्लभी व प्रयाग में? क्या हो जाएगा राइट आंसर? और 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनौज व प्रयाग। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के शासक नहीं, महान शासक कह सकते हैं बच्चों। सबसे महान शासक थे ये पुष्यभूति वंश के। इन्होंने बच्चों 2 धार्मिक सभाओं का यानी सम्मेलनों का आयोजन किया। कहाँ कहाँ? तो कनौज, जहां पे इन्होंने राजधानी ट्रांसफर करी थी, और दूसरा प्रयाग में। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका नाटकों के नाटकाकार कौन थे? अब यहां पे थोड़ा सा IQ लेवल आप लगाओगे तो सही आंसर आ जाएगा। जी सुषमा, मैंने बताया बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। जल्दी से बच्चों आंसर कर दो। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी। यहाँ पे दिमाग ये लगाना था कि अभी हमने ऊपर देखा था कि नागानंद की रचना किसने करी थी। तो जब नागानंद की रचना करी है हर्षवर्धन ने, तो बाकी 2 किताबों का यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो कौन होगा बच्चों? एकमात्र शासक हर्षवर्धन होंगे। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे,
किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है बच्चों? ये 2-3 बार बच्चों भारत आए थे, ठीक है, 2-3 बार ये भारत आए थे। ये 2-3 बार बच्चों भारत आए थे। क्या नाम था बच्चों इनका? तो इनका नाम है बच्चों ऑप्शन बी, हर्षवर्धन के समय में आए थे बच्चों, और या फिर कश्मीर में बच्चों, कश्मीर के जो लोहार वंश के शासक थे उनके समय में भी ये कश्मीर आए थे बच्चों। तो 2-3 बार ये भारत आए हैं। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, वेनसांग के समानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहा महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया? जल्दी से आंसर कर दो बच्चों। वेनसांग के समानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचार के लिए हर्षवर्धन ने कहा महासभा का आयोजन 643 में करवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए, कनौज में। कहां पर कराया था बच्चों? तो कनौज में करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? वर्तमान में 4 जगहों पे कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। गंगा नदी, गोदावरी नदी, शिप्रा नदी। 2 जगह गंगा नदी पे, 1 जगह शिप्रा और 1 जगह गोदावरी नदी के किनारे। प्लेस कौन कौन सा है? हरिद्वार, इलाहाबाद और बच्चों नासिक, और तीसरा चौथा क्या हो जाएगा? उज्जैन। टोटल 4 जगहों पे कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, जिसकी शुरुआत हर्षवर्धन ने करी थी बच्चों। किन्होंने करी थी? तो हर्षवर्धन ने करी थी। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका? किसने रोका बच्चों? नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन यानी दक्षिण की तरफ जाने से किसने रोका था? पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम या विक्रमादित्य द्वितीय ने? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी, पुलकेशिन द्वितीय ने। और इसी के साथ इनका युद्ध भी हुआ जिसमें सम्राट हर्ष पराजित हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, किसी को कोई डाउट है बच्चों एक बार कमेंट बॉक्स में बता देंगे। ऑल क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? और कल से बच्चों, कल से क्लास किसी को भी नहीं मिलेगी, सिर्फ पेड वाले बच्चों को मिलेगी। ठीक है, कल से जिन बच्चों ने एडमिशन लिया सिर्फ क्लास उनको दे जाएगी। ठीक है, अब नहीं, बहुत दिन हो गया, अब सिर्फ एडमिशन वाले बच्चों को मिलेगा। और अगर आप एडमिशन के इच्छुक हैं बच्चों तो 9415607053 पे कॉल करके एडमिशन ले लें। ये आखिरी क्लास है आपकी, कल से आपको कोई भी क्लास नहीं मिलने वाली है बच्चों। ठीक है, तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो जल्दी से आप एडमिशन ले लें इस नंबर पे कॉल करके। ठीक है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन निकलेंगे, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए? यानी 100 ग्राम इन्होंने दे दिया विश्वविद्यालय के खर्च के लिए बच्चों। जल्दी से बच्चों आंसर कर देंगे, और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों, हर्षवर्धन ने। ठीक बच्चों, हर्षवर्धन ने 100 ग्राम को किसे सौंप दिया था? नालंदा विश्वविद्यालय, यानी कि प्राचीन समय का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, जहां पर लगभग 10,000 छात्र बच्चों हुआ करते थे, रहते थे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे 3 लाइब्रेरी थी बच्चों, बहुत बड़ी बड़ी 3 लाइब्रेरी थी। इसके अलावा यहाँ पर शिक्षक भी काफी मात्रा में बच्चों मौजूद रहते थे, और इसके साथ ही यह विद्यालय आवासीय था। ठीक है, मतलब यहाँ पे बच्चे जो दूसरे देशों से आते थे यहाँ पर उनको आवास भी यानी रूम भी अवेलेबल करवाया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, अग्रहार का अर्थ क्या था बच्चों? अग्रहार का अर्थ क्या था? ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर्म भूमि अनुदान, धर्मनिरपेक्ष अधिकारियों को दिया जाने वाला भू अनुदान, सैनिक अधिकारियों को दिया जाने वाला भू अनुदान, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? जी फरा पेपर बहुत अच्छा हुआ।
और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अग्रहार मतलब बच्चों ब्राह्मणों को दिया जाने वाला करमुक्त भूमि, यानी कि जो भूमि उन्हें दी जाती थी उसके एवज में उनसे कोई भी कर नहीं लिया जाता था, वो मुफ्त होती थी बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरी पत्ती का अर्थ था। एरी पत्ती का क्या अर्थ था बच्चों? जलाशय की भूमि, चारागाह की भूमि, जंगली भूमि, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरी पत्ती का क्या अर्थ था? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट। जलाशय की भूमि, जलाशय की जो भूमि दी जाती थी, यानी जलाशय हेतु जो भूमि दी जाती थी बच्चों, उसके लिए एरी पत्ती शब्द का प्रयोग किया जाता था, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। मौखरी शासकों की राजधानी कहां थी बच्चों? मौखरी वंश के शासकों की राजधानी थी थानेश्वर, कन्नौज, पुरुषपुर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मौखरी शासकों की राजधानी कहां थी? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों, कन्नौज से। मौखरी वंश के शासकों की राजधानी कहां हुआ करती थी? तो कन्नौज हुआ करती थी। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। सीयूकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किस से जुड़ा हुआ है बच्चों? सीयूकी एक ग्रंथ है जिसमें भारत को यूनतू बोला गया है बच्चों। यूनतू, यूनतू मतलब भारत कहा गया है बच्चों। सीयूकी ग्रंथ में भारत को यूनतू नाम से संबोधित किया गया है। इसकी रचना किसने करी थी बच्चों? फायान, अलबरूनी, मेगास्थनीज या वेनसांग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेनसांग बच्चों। ठीक है, वेनसांग ने सीयूकी नामक ग्रंथ की रचना करी है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था बच्चों? माना जाता है बच्चों सबसे पहला आक्रमण, सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण 712 में किया गया था बच्चों। ठीक है, 711 में, हम यहाँ 712 का डिटेल देख रहे हैं। 711 में किसने करा था? तो उबैदुल्ला ने, उबैदुल्ला ने सबसे पहले भारत में अगर विदेशी आक्रमण कोई था तो उबैदुल्ला ने। कब करा? तो 711 में। और उसके बाद से बच्चों मोहम्मद कासिम ने करी थी 712 में। ठीक है, तो उस समय कौन शासक था बच्चों सिंध का? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, दाहिर था बच्चों। ठीक है, दाहिर नामक शासक था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। दिल्ली का, जिसे बच्चों दिल्ली, वर्तमान की दिल्ली कहा गया है, यानी दिल्ली जिसका पुराना नाम है दिल्ली का, नगर की स्थापना किसने की थी? बहुत इजी प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग जानते होंगे बच्चों। और स्वीटी लिंक तो गया था, हो सकता है आपका नेट ऑफ हो या देर से पहुंचा हो, लिंक तो हम साथ ही भेज देते हैं। चौहानों ने, तोमरों ने, परमारों ने या प्रतिहारों ने? क्या हो जाएगा राइट आंसर? ओके विनीता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी, तोमरों ने बच्चों। तोमर वंश के शासकों ने ढिल्लिका, जिसे वर्तमान दिल्ली कहा जाता है, की रचना करी बच्चों। सबसे पहले जब दिल्ली की स्थापना हुई तब तो इसको ढिल्लिका कहा गया, फिर इसके बाद से मिड काल में इसको देहली कहा गया, देहली कहा गया, और फिर इसका नया नाम अभी वर्तमान का दिल्ली हो गया है बच्चों। ठीक है, तो पहले दिल्ली का, फिर दिल्ली, और फिर बना दिल्ली जो वर्तमान नाम है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? विजय स्तंभ बच्चों दिल्ली में मौजूद है। ठीक है, कुतुब मीनार पैलेस में, कुतुब मीनार जहां पे मौजूद है वहीं पर बच्चों यह विजय स्तंभ मौजूद है बच्चों। इतना प्राचीन है पर आज भी उस स्तंभ में कहीं भी जंग नहीं लगा है, मतलब जिस लोहे का वो बना है बिल्कुल वैसे ही लोहा फ्रेश है आज भी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन ए इज द
राइट, राणा कुंभा ने बच्चों, राणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अफगानी थे, मंगोल थे, अरब थे या तुर्क थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरब थे बच्चों। ठीक है, पहली बार भारत पे आक्रमण करने वाले अरब के थे बच्चों, अरबी थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा है? पृथ्वीराज रासो, जिस पे आधारित मूवी अभी वर्तमान में चर्चा में है, पृथ्वीराज चौहान, किसने लिखी है बच्चों? भौभूति, जयदेव, चंद्रवरदाई या ऑप्शन डी बाण भट्ट? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रवरदाई ने बच्चों, चंद्रवरदाई ने रचना करी है पृथ्वीराज रासो की। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, दिलवाड़ा मंदिर कहां स्थित है? बहुत इजी प्रश्न है। दिलवाड़ा मंदिर कहां स्थित है? संवल बेलगोला में, कर्नाटक में है बच्चों, संवल बेलगोला, पारसनाथ पर्वत, इंदौर या आबू पर्वत? जल्दी से आंसर कर दे बच्चों। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 30 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों, आबू पर्वत बच्चों। आबू पर्वत कहां पर स्थित है बच्चों? तो ये गुजरात और राजस्थान के सीमा पर है बच्चों, गुजरात और राजस्थान के सीमा पर मौजूद है आबू पर्वत बच्चों, यहीं पर मौजूद है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? मध्य प्रदेश में स्थित है बच्चों खजुराहो, छतरपुर में अभी कोई था बच्चा अभी छतरपुर का, जी अंतिमा बढ़िया हुआ, छतरपुर में बच्चों मौजूद है। खजुराहो कहां पर मौजूद है? तो छतरपुर में यह मौजूद है। जल्दी से आंसर कर दें बच्चों। और ये बच्चों यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसे ऐड किया गया है, यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में भी इसे शामिल किया गया बच्चों। जल्दी से आंसर कर देंगे इसका। क्या हो जाएगा राइट आंसर बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट, चंदेल राजपूत शासकों ने बच्चों। ठीक है, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल राजपूत शासकों ने। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, विजय स्तंभ कहां स्थित है? विजय स्तंभ कहां स्थित है? दिल्ली, झांसी, चित्तौड़गढ़ या ऑप्शन डी सिकरी? जल्दी से बच्चों आंसर कर देंगे। बच्चों अभी एक्चुअली विजय स्तंभ जो मैंने बताया था एक्चुअली वो लव स्तंभ है बच्चों, आई एम सॉरी, थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया। अभी जिसके बारे में हमने डिटेल बताया जो कुतुब मीनार पैलेस में मौजूद है बच्चों, वो लव स्तंभ है, और यहाँ पे विजय स्तंभ के बारे में पूछा जा रहा है बच्चों। ठीक है, लव स्तंभ बच्चों मौजूद है कुतुब मीनार के पैलेस में, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चित्तौड़गढ़ में है बच्चों, चित्तौड़गढ़ में स्थित है विजय स्तंभ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी? जी उमा, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया मुझे, लव स्तंभ है यहाँ वाला, विजय स्तंभ नहीं, मेरे को थोड़ा सा ध्यान नहीं आया, आई एम सॉरी बच्चों इसके लिए। ये लव स्तंभ है यहाँ पे जो मौजूद है, जिसके बारे में बताया मैंने कि आज तक कोई भी जंग नहीं लगा, जो बहुत बड़ी बात है बच्चों। लगभग 1000 साल पुराना स्तंभ है, लेकिन आज तक उस स्तंभ में कहीं भी जंग नहीं लगा हुआ है, वो लव स्तंभ है बच्चों। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी, ययाति केसरी ने बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईसा पूर्व में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में
महमूद गजनवी के आक्रमण के समय, याद है ना बच्चों, 17 बार महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पे। 16 बार में बच्चों वो मंदिर को लूट नहीं पाया, मंदिर के रहस्यों को नहीं समझ पाया कि इस मंदिर में आखिर क्या ऐसी खास बात है जिसमें भगवान शिव की जो मूर्ति थी बच्चों, ये चारों तरफ से मैग्नेटिक फील्ड से रोकी गई थी। यानी कि मूर्ति कहीं से भी असम नहीं था, नीचे कहीं कुछ भी नहीं था, मूर्ति एकदम हवा में थी। और हवा में इसलिए थी क्योंकि दीवारों में चारों तरफ से मैग्नेटिक लगाए गए थे, ठीक है, चारों तरफ से मैग्नेटिक फील्ड दिए गए थे, जिसकी वजह से वो मूर्ति स्टेबल थी बीच में। और ये बात वो समझ ही नहीं पाता था कि भाई, उसको लगता था नहीं भगवान की कुछ तो महिमा है। फिर क्या हुआ, जब 17वीं बार उसने आक्रमण करी तो एक तरफ की दीवार को उसने तोड़ा, और जैसे ही एक तरफ की दीवार बच्चों टूटी, मंदिर एक तरफ झुक गई। फिर वो तुरंत समझ गया कि इसमें कुछ भगवान की कृपा नहीं है, बल्कि यहाँ पे कुछ साइंस है। फिर उसने चारों तरफ की दीवारें जहदोजहद कर दी, यानी कि मंदिर को तोड़ दिया, उसके बाद से पूरी मंदिर को तोड़ दिया था उसने बच्चों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भीमदेव प्रथम बच्चों, भीमदेव प्रथम शासक था उस समय, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है। बच्चों आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं पढ़ने में, एक बार बताएं मुझे, अच्छा लग रहा है कि नहीं आपको क्लास में, कोई दिक्कत या बोरियत महसूस हो रही हो। मैं कोशिश करता हूँ बच्चों डिटेल करने की, अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आप बता सकते हो, मैं और डिटेल कर दिया करूंगा, बस आपके दिमाग में होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है बच्चों। पहला प्रश्न तो यहीं से आ जाएगा कि हिंदू विधि पर निम्न में से कौन सी पुस्तक है। तो हिंदू विधि पर आधारित पुस्तक है मिताक्षरा, और रचना इसकी करी है विज्ञानेश्वर ने बच्चों, विज्ञानेश्वर ने करी है रचना। थैंक यू माँ। ब्लैक पगोड़ा है बच्चों, ब्लैक पगोड़ा किस मंदिर को कहा जाता है, बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ। यह स्थित है उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा राज्य में स्थित है बच्चों। और यह कौन सा है बच्चों, तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरी स्थित कोणार्क मंदिर को, पुरी स्थित कोणार्क मंदिर को कहा जाता है ब्लैक पगोड़ा। अब एक बार मुझे आप बताओ कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, क्या बता सकते हो बच्चों। नहीं बता सकते हो गूगल करके बताना है, लेकिन बताना जरूर है, ठीक है, ठीक है बच्चों। पेट का सिलेबस पूनम हमने क्लास में बताई है, आप वीडियो खोज लेंगे, हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, किस नाटक की कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है। बढ़िया प्रश्न है बच्चों। 2.5 दिन की झोपड़ा किसने बनवाई थी बच्चों, 2.5 दिन की झोपड़ा किसने बनवाई थी, याद है कि नहीं। जल्दी से आंसर करते बच्चों। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद की दीवार पर अंकित है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 37 का ऑप्शन ए, हरिकेली, ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों, हरिकेली। कहां पर स्थित है बच्चों ये लोकेशन क्या है इसका, तो यह बच्चों है राजस्थान के अजमेर में। कहां पर है, तो अजमेर में। किसने बनवाया था, तो बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन की झोपड़ा बनवाया था। कहां पर, राजस्थान के अजमेर में। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम क्या था। जी अंतिमान, देखा मैंने आपका कमेंट, मैंने बताया एग्जाम सही हुआ है। और बच्चों आप लोग कैसे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में बता देंगे, और क्लास कैसी लग रही है आपको जरूर बताएंगे बच्चों, क्योंकि आपके फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलता है, और अगर कुछ गलतियां हमसे होती हैं तो उसे सुधारने की हम कोशिश भी करते हैं, ठीक है। और प्लीज़ बच्चों एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बच्चों, राणा रतन सिंह बच्चों, ठीक है। पद्मिनी मूवी बच्चों आपने देखा होगा, पद्मावत या पद्मिनी ऐसे ही कुछ था बच्चों, एक मूवी आई थी देविका पादुकोण की, बढ़िया मूवी थी, बहुत जबरदस्त मूवी थी बच्चों। यह मूवी बच्चों इसी पर आधारित है, रानी पद्मिनी पर ही आधारित है, जिनके पति का नाम था राणा रतन सिंह। शाहिद कपूर ने राणा रतन सिंह का रोल किया था, रानी पद्मिनी का रोल किया था बच्चों
दीपिका पादुकोण ने। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? पाल वंश के शासक हैं सभी बच्चों, सभी पाल वंश के शासक हैं। वही पाल वंश जिसकी स्थापना किसने करी है? गोपाल नामक शासक ने करी थी बच्चों, ठीक है। और यही गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना भी करी। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी? गोपाल ने। इसके साथ ही इन्होंने पाल वंश की स्थापना भी करी थी। लेकिन इस शासकों में से कौन है जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी? विक्रमशिला कहाँ है बच्चों? तो बिहार के भागलपुर में है। ऑल डिटेल क्लियर बच्चों? कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। जी हुआ, बिल्कुल पद्मावती ही थी, बाद में उसका नाम शायद पद्मावत कर दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन बी, धर्मपाल ने बच्चों, ठीक है। किसने करी थी? तो धर्मपाल ने करी थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है। आखिरी प्रश्न निकलेंगे, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? यानी किसकी सभा में थे बच्चों? और जरूर बच्चों कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आपको क्लास कैसी लगी। कोई भी हमसे कमी हो जाए, रह जाए, तो आप हमें जरूर बताना बच्चों, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। और बहुत जल्दी बच्चों मेरी कोशिश है कि स्मार्ट बोर्ड लग जाए, फिर हम लाइव क्लास लें और लाइव आप सबसे बातचीत करें, आप हमें देख पाएँ। स्मार्ट बोर्ड पे क्लासेस हों, कोशिश हम कर रहे हैं बच्चों, बस थोड़ा सा हम भी लगे हुए हैं व्यवस्था में, क्योंकि बच्चों आप सबको पता है स्मार्ट बोर्ड कम से कम बच्चों 2 से 3 लाख रुपए का खर्च आता है लगवाने में। और अभी थोड़ा सा बहुत बजट नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से हम पूरा करके क्लास ले लें, मतलब लगवाते हैं स्मार्ट बोर्ड, ठीक है बच्चों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट। लक्ष्मण सेन बच्चों, गीत गोविंद की रचना किसने करी थी? तो जयदेव ने करी थी। और जयदेव किसके दरबारी थे? तो लक्ष्मण सेन के दरबारी थे बच्चों, सेन वंश के संस्थापक थे, सॉरी सेन वंश के शासक थे लक्ष्मण सेन बच्चों, ठीक है, सेन वंश के संस्थापक थे। तो ये आपके 40 क्वेश्चन थे। आपको क्लास कैसी लगी एक बार जरूर बच्चों हमें आप बता देंगे। अजी उमा बहुत जल्दी हो जाएगी, मैं थोड़ा सा बस सोच रहा हूँ एक्चुअली बच्चों मेरा ये एग्जाम हो जाए 19 वाला, 19 के बाद से बच्चों आपकी सारी 2-3 क्लासेस लग जाएंगी। जो मैथ के देखते हैं मैथ का लगवा देते हैं, मतलब 2-3 क्लासेस लग जाएंगी। और मैथ इंग्लिश इसलिए मैं डिले कर रहा हूँ बच्चों, मैथ इंग्लिश रीजनिंग, कि एक बार आपका स्मार्ट बोर्ड लग जाए तो वहाँ पे पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा बच्चों। और इस वाइट बोर्ड पे पढ़ाने में वो मज़ा नहीं आएगा और ना ही आपको पढ़ने में आएगा। इसलिए हम कोशिश करें कि स्मार्ट बोर्ड लग जाए जल्दी से, फिर हम क्लासेस आपकी बाकी के स्मार्ट बोर्ड पर ही शुरू करवाएं बच्चों। तो अगर आपको डिले लग रहा है तो आई एम सॉरी इसके लिए, लेकिन मैं जल्दी से कोशिश करता हूं कि बच्चों जल्दी से बाकी की क्लासेस भी शुरू करवा दी जाए, क्योंकि सब कुछ हमें खत्म करना है और हो जाएगा, बहुत टफ नहीं है बच्चों। 2-3-4 क्लासेस आपकी लगेंगी जल्दी ही, 2-3 क्लासेस, 2 क्लासेस और बढ़ जाएंगे बच्चों, ठीक है। नहीं फरार, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और हिंदी ये दूसरे टीचर पढ़ाएंगे। हम जीएस पढ़ाएंगे आपको और करेंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। हमारे तरफ से होगा आपका जीएस होगा, करेंट अफेयर्स होगा, गौरव सर जीए पढ़ाएंगे और बाकी के 4 टीचर या 3 टीचर अलग लगेंगे बच्चों आपके इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग और मैथ के लिए, ठीक है बच्चों। मतलब 5-6 टीचर मिलकर आपको पूरे सिलेबस को कंप्लीट करवाएंगे। ओके बच्चों, जाते जाते क्या करना है आपको पता ही है, लाइक करना है, शेयर करना है और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू सो मच बच्चों, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक